हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में, या फिर इससे क्वेश्चंस भी पूछ दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर मास है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे, तो लेट अस कंसिडर इसका मास m है और एक और मास ले लो, उसका मास है स्मॉल m। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m। तो और इसको सेपरेट कर दो एक डिस्टेंस से, दैट इज r। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या, r। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो, हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, तो क्या है, इस पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया कि चलो इस पे एक क्या है, एक तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई फोर्स से तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब किसी फोर्स से ही तो अट्रैक्ट करेगा। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे उसका कि वो जो फोर्स है वो उसका क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, वो कितना होता है वो फोर्स। ठीक है, तो चलो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल मास m का, और एक ऑब्जेक्ट है दूसरा जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, और दोनों को सेपरेट किया गया है r डिस्टेंस से। ठीक है, तो क्या है कि एवरी हेवनली बॉडी या फिर एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपको ग्रेविटेशन लॉ जब भी पूछेगा तो ऐसे लिखना ही है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो क्या है, द फोर्स बाय विच, ठीक है, द फोर्स बाय विच दिस ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एफ। ठीक है, वो जो फोर्स जिससे क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, एफ। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेयर एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, यहाँ से फोर्स जो है एफ है, तो इस एफ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस एफ का वैल्यू क्या होगा, तो क्या है, ये बोला गया कि ये जो एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मीन्स m इंटू एम। अब यहाँ से देखो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, मासेस ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जो है दोनों ऑब्जेक्ट, उसके बीच का डिस्टेंस r है, तो उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर जब f बढ़ रहा है, m बढ़ रहा है, तो f भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग मास को ही बढ़ा सकते हैं, फोर्स तो तभी बढ़ेगा ना जब मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब m बढ़ रहा है तो f भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, फोर्स घटेगा। आप खुद ही कंसिडर कर लो, ऑफकोर्स दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस काफी दूर कर देंगे। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स फोर्स कम लगेगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो इसलिए क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन दी मासेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 रख लो और इसको इक्वेशन 2 रख लो। चलो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, देखो दोनों तो f का ही वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इतना आ गया फोर्स का वैल्यू। अब यहाँ से क्या है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है g। ठीक है, यहाँ पे ये g क्या है अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, g, तो ये हो जाएगा m इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो
यही है आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो g है इसका वैल्यू क्या होता है आपका, इसका वैल्यू होता है, पहले तो देख लो ये क्या है, ये होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये जो कैपिटल G है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इस G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जी का या तो वैल्यू बताओ नहीं तो फिर उसका यूनिट बताओ। ठीक है, तो आप यूनिट कैसे पता करोगे, चलो इस क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। यहाँ से देखो एफ का वैल्यू मैंने क्या निकाला, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर को हम लोग ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम स्मॉल इंटू स्मॉल एम। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं तो हमेशा मीटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एम जो है, एम मास क्या लेते हैं हम लोग ऐसा यूनिट में केजी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा केजी इंटू केजी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो जी का यूनिट हमारा क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा इसका यूनिट। और न्यूटन का ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है पूरे अर्थ सरफेस पे, हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। तो ये इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको क्या करना है, ये वैल्यू को रट लेना है क्योंकि एग्जाम में ये 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यही है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इससे हम लोग को क्या क्या करना है, अगली बार हम लोग वीडियो में इससे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।